हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे, सेल में अपनी सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल की टर्मिनल वोल्टता। ठीक है। इसके अलावा हमने सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और फिर उसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि सेल में जो क्षय होने वाली विद्युत शक्ति है वो क्या होगी। ठीक है। अगर अपन सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य लोड प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह होगी सेल की वजह से, और उस विद्युत धारा के कारण उस प्रतिरोध पर एक शक्ति का क्षय होगा। ठीक है। तो हम जानते हैं कि शक्ति क्या होती है। अपन पहले से कुछ एक फॉर्मूला जानते होंगे। देखो, हम जानते हैं विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति P इक्वल टू होती है आई स्क्वायर आर। ठीक है। क्योंकि आई हमने पढ़ा, अगर कोई सेल जुड़ा हुआ है उसके साथ में प्रतिरोध है, लोड प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तब हमने पढ़ा कि E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। ये आई का मान हम यहाँ पर रखेंगे, तब हम शक्ति का मान जो है वो प्राप्त करेंगे। E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर ऑल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, ये विद्युत शक्ति का ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया। ठीक है, आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हो। लेकिन जब हमें अधिकतम शक्ति चाहिए होती है, ठीक है, अधिकतम शक्ति के लिए अधिकतम अधिकतम शक्ति अधिकतम शक्ति ठीक है। तो अधिकतम शक्ति के लिए आप चाहो तो dp डिवाइड डी आर इक्वल 0 करके आप इसका मान निकालोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कैपिटल आर है ना, आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिखना, dp डिवाइड डी आर इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमें किसको परिवर्तित करना हो, लोड प्रतिरोध को। अधिकतम शक्ति अगर हमें प्राप्त करनी हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि जब हम ये टर्म यहाँ पर सोल्व करते हैं तब हमें प्राप्त होता है, ये किसके लिए होता है, अपन अधिकतम मिनिमम है ना, न्यूनतम ये मान प्राप्त करते हैं। 11th क्लास में मैंने अवकलन वाले पोर्शन में इसको अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, और भी शायद स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स में इस पर कुछ न्यूमेरिकल आ चुके हैं। ठीक है, तो वो भी हमने किया हुआ है। अधिकतम शक्ति के लिए कैपिटल आर का जो मान है वो स्मॉल आर के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम ये मान यहाँ इस पर रखते हैं इस सूत्र में, तो P इक्वल टू हमें प्राप्त होता है ई स्क्वायर डिवाइड ये आर प्लस आर 2r हो जाएगा, फिर इसका 4r स्क्वायर होगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, और अपॉन में प्राप्त होगा 4r। क्लियर यहाँ तक? तो ये अधिकतम क्षय होने वाली शक्ति का मान होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको कहा जाता है अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय। ठीक है, इसको एक प्रमेय भी कहा जाता है। अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय, इसको और क्या कहा जाता है, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय कहा जाता है। प्रमेय क्या है कि कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के इक्वल हो तो सेल में क्षय होने वाली जो शक्ति है वो अधिकतम होती है। आप इस अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय को लिख सकते हो अपने नोट्स में। थ्योरेटिकली तरीके से क्या लिखोगे कि जब भी किसी सेल में लोड प्रतिरोध का मान उस सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है, तो सेल से क्षय होने वाली शक्ति अधिकतम होती है। सेल में क्षय होने वाली शक्ति अधिकतम होगी। इसी को कहते हैं अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लेना नोट्स में। तो ये तो था अपने सेल में क्षय होने वाली विद्युत शक्ति के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है,
अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। ठीक है, यही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। ठीक है, आज का अपना यही टॉपिक रहेगा, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन। ठीक है बच्चों, जैसे हमने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा, हमने प्रतिरोधकों का संयोजन पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही सेलों का संयोजन भी होता है। हमें सेलों के संयोजन की आवश्यकता हो जाती है। जैसे अपने पास में 2 वोल्ट की बहुत सारी बैटरियां हैं और हमें मान लो जैसे 4 वोल्ट की एक बैटरी बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनाया जाए? ठीक है, हमें वहाँ पर सेलों को संयोजित करने की आवश्यकता हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास में 2 वोल्ट की बहुत सारी बैटरी है और हमें 1 वोल्ट की बैटरी बनानी हो, भाई 1 वोल्ट की बैटरी की ही आवश्यकता है केवल, तब भी हमें वहाँ पर सेलों के संयोजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सेलों का संयोजन वही हम मोस्टली वैसे 2 ही तरीके का होता है। ठीक है, वही श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। लेकिन जब आप नीट की या जेई मेन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर हमें मिश्रित संयोजन को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल मिश्रित संयोजन पर जेई नीट में अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सेलों के संयोजन को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है, मतलब ज़्यादा एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने बड़ी ध्यानपूर्वक अगर इन टॉपिक्स को समझा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेलों का संयोजन 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। प्रथम श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और तीसरा इन दोनों का संयोजन है, जो कि अपन, भाई संयोजन कोई जरूरी थोड़ा ना ये 2 प्रकार का ही हो। मोस्टली कहने का मतलब है मुख्य रूप से श्रेणी संयोजन 2 प्रकार का ही होगा, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम। लेकिन इन दोनों को भी अगर हम सम्मिलित कर देते हैं तो वो बन जाता है मिश्रित संयोजन। यहाँ पर हम श्रेणी क्रम संयोजन को और समांतर क्रम संयोजन को पढ़ने वाले हैं। मैं आपको मिश्रित संयोजन के बारे में भी बताऊंगा, आप अच्छे से इनके नोट्स बनाते हुए चलना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन को। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि सेलों को श्रेणीबद्ध तरीके से किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। मान लो अपने पास में n सेल है जिनके विद्युत वाहक बल, मैं लिख देता हूँ, मैं एक बार थ्योरी लिख देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर थ्योरी लिख देता हूँ, आप इसको नोट करते हुए चलना और सुनते हुए चलना ध्यानपूर्वक। तो माना कि एन सेल जिनके विद्युत वाहक बल, एन सेल जिनके विद्युत वाहक बल, क्रमशः E1, E2, E3 En है तथा इनके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1
कॉमा स्मॉल r2 कॉमा स्मॉल r3 डॉट 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 स्मॉल rn है। यहाँ लिख लेना क्रमशः, ठीक है, क्रमशः। इसका ये रहेगा, इसका ये रहेगा, इस तरीके से। तो ये है, ठीक है। जिन्हें श्रेणी क्रम तरीके से जोड़ना है तो मैं लिखूंगा इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्रथम सेल का ऋणात्मक टर्मिनल, प्रथम सेल का ऋणात्मक टर्मिनल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रथम सेल का ऋणात्मक, मैं यहाँ पर नेगेटिव लिखूंगा इस तरीके से, ऋणात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल को द्वितीय सेल के धनात्मक टर्मिनल से तथा द्वितीय सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को तृतीय सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं। शेष सभी सेल को इसी क्रम में जोड़ते हैं। तो प्राप्त संयोजन सेल का या सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम जैसे जो मैंने लिखा उसी तरीके से मैं अब यहाँ पर इन सेलों को जोड़ने वाला हूँ। आप इसको समझिएगा डायग्राम से अब, ठीक है। ये तो मैंने थ्योरी लिख दी जो आपको लिखना चाहिए नोट्स में, ठीक है। आप इनको नोट कर लेना। अब हम यहाँ पर इन सेलों को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। तो अपने पास में n सेल है जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 E3 इस तरीके से हैं और आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 R3 इस तरीके से हैं, ठीक है। तो मानकर चलते हैं अपने पास में ये प्रथम सेल है, जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, ये ऋणात्मक टर्मिनल, ये धनात्मक टर्मिनल, इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1, ठीक है। ये ऋणात्मक टर्मिनल जाकर जुड़ेगा दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से। जो दूसरा मैंने लिखा है द्वितीय सेल के, प्रथम सेल का ऋणात्मक टर्मिनल द्वितीय सेल के धनात्मक टर्मिनल से, तथा द्वितीय सेल का ऋणात्मक टर्मिनल तृतीय सेल, यहाँ पर इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा R2, तृतीय सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इसका विद्युत वाहक बल है E3, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा R3, ठीक है। और ये हम इसी तरीके से इसको जोड़ते हैं
n तक, ठीक है। इसी प्रकार बाकी सेलों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ये प्लस, ये माइनस, और ये होगा En, और ये हम मानकर चलते हैं इसका आंतरिक प्रतिरोध Rn। तो ये इसका प्रथम सेल का धनात्मक टर्मिनल और ये अंतिम सेल का ऋणात्मक टर्मिनल। अब हम करेंगे क्या, आगे आप लिखोगे, मैं आगे लिखूंगा इन बातों को, कि अब मुझे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवानी है। विद्युत धारा तभी प्रवाहित होती है जब हम दोनों जो प्रथम और अंतिम जो इलेक्ट्रोड है, जो इनके धनात्मक व ऋणात्मक टर्मिनल है, इनके मध्य एक परिमित मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, अर्थात लोड प्रतिरोध को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम एक लोड प्रतिरोध को जोड़ते हैं इस तरीके से, ये है लोड प्रतिरोध कैपिटल R, ठीक है। लोड प्रतिरोध को जैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर हम एक कुंजी का उपयोग करेंगे विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने और स्टार्ट करने के लिए। इनके मध्य लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया। जैसे ही हम लोड प्रतिरोध को जोड़ेंगे, ये प्रतिरोध जोड़ते ही इस परिपथ में एक विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा प्लस से निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा I। ये विद्युत धारा इस तरीके से इसमें प्रवाहित होगी I के रूप में। श्रेणी क्रम संयोजन में हम जानते हैं विद्युत धारा का मान समान होता है, ठीक है, ये परिवर्तित नहीं होता है। यह आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है, यही मुख्य बात है इसमें, ठीक है। बाकी इनकी टर्मिनल वोल्टता, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस सिरे से इस सिरे तक, इसके मध्य एक विभवांतर, एक कुल विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा V, ठीक है, जो कि इस R के सिरों के मध्य होगा। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कुल विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन ये विभवांतर इन सेलों पर अलग अलग होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अपन जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर बट जाता है, धारा समान रूप से प्रवाहित होती है। क्लियर यहाँ तक? तो ये वाला जो सेल है, मैं इसके टर्मिनल को कहूँगा टर्मिनल A, और ये है टर्मिनल B, मैं इसको ऐसे बोलूँगा, ये है टर्मिनल B, और ये टर्मिनल यहाँ मानेंगे इसको C, ठीक है, ये टर्मिनल हम मानेंगे D, और ये हम टर्मिनल मान लेते हैं N। इस तरीके से इसके सिरों के मध्य जो टर्मिनल वोल्टता जो उत्पन्न होगी यहाँ से यहाँ तक, वो होगी बच्चों, मैं लिखूँगा उसको V1, इसको लिखेंगे V1। यहाँ से यहाँ तक A व B के मध्य जो टर्मिनल वोल्टता जो उत्पन्न होगी वो क्या होगी V1। B और C मतलब जो दूसरा सेल है, इनके लिए जो टर्मिनल वोल्टता जो उत्पन्न होगी वो होगी बच्चों V2, और जो तृतीय सेल है यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता उत्पन्न होगी V3। इसी तरीके से आगे के लिए जो टर्मिनल वोल्टता जो उत्पन्न होगी वो होगी बच्चों Vn। यह आपको ध्यान रखना है। टर्मिनल वोल्टता यहाँ पर डिवाइड हो जाती है, बट जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आगे की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। यह आपका परिपथ हो गया, इसको आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना था। यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब सेल के सिरों के मध्य, है ना, जब यहाँ पर लिखेंगे जब सेल के प्रथम टर्मिनल या सेल के संयोजन, या एक बार यहाँ पर लिखेंगे क्या, जब संयोजन, जब सेल के संयोजन में, सेल के संयोजन में प्रथम टर्मिनल व अंतिम टर्मिनल,
व अंतिम टर्मिनल के मध्य कोई लोड प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है जिससे प्रत्येक सेल पर यूँ बोल सकते हैं जिससे सेलों पर टर्मिनल वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, जिससे सेलों पर क्रमशः मैं लिख देता हूँ, सेलों पर क्रमशः V1, V2, V3, Vn टर्मिनल वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। टर्मिनल वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। अतः टर्मिनल वोल्टता किसके लिए? पहले प्रथम सेल के लिए लिखेंगे। प्रथम सेल के लिए अपन टर्मिनल वोल्टता की समीकरण जानते हैं, V इक्वल E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, जो मैंने कल बताया था आपको। ये समीकरण इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर प्रथम सेल के लिए V1 थी, V1 इक्वल उसका विद्युत वाहकबल क्या है E1 माइनस धारा क्या प्रवाहित हो रही है I, और उसका आंतरिक प्रतिरोध है क्या R1। ये पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता है। आप चेक कर लीजिए एक बार। पहला सेल है, ठीक है, इस पर टर्मिनल वोल्टता क्या है V1, इसका विद्युत वाहकबल क्या है E1, आंतरिक प्रतिरोध है R1, धारा प्रवाहित हो रही है I। तो टर्मिनल वोल्टता हम क्या लिखेंगे? V1 इक्वल टू E1 माइनस I इंटू स्मॉल r1। इसी तरीके से आप अन्य सेल के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो द्वितीय सेल के लिए V2 इक्वल टू E2 माइनस I R2, ठीक है। इसी तरीके से nवे सेल के लिए लिखी जाएगी Vn इक्वल टू En माइनस I Rn, ये हम लिखेंगे। तो अब होगा क्या? यहाँ पर पूरे संयोजन पर आरोपित कुल टर्मिनल वोल्टता क्या है बच्चों? V। ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? चूंकि संयोजन में उत्पन्न कुल टर्मिनल वोल्टता और वो कुल टर्मिनल वोल्टता वो क्या होगी? V इक्वल टू क्या होनी चाहिए? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि ये कुल टर्मिनल वोल्टता V और किसके इक्वल होगी? जितने भी सेल जुड़े हुए हैं। देखो अब एक बात इस चीज को यहाँ पर समझना, अब ये है कुल टर्मिनल वोल्टता पूरा यहाँ से यहाँ तक कि टर्मिनल वोल्टता क्या है V।
तो जब ये यहाँ से यहाँ तक की टर्मिनल बोलता है और इसके बीच में सेल जुड़ा हुआ E1, E2, E3, इनके आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, R3 इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो मुझे V को क्या लिखना चाहिए, V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। भाई ये टोटल सेलों का विद्युत वाहक बल और माइनस टोटल ये तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, ये लिखना मुझे चाहिए। देखिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, अब v इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में ताकि आपको मालूम रहे, ये है E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ये सब मान अब यहाँ पर हम लिख दें तो देखिए अब ये क्या बनेगा, v इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 को क्या लिखेंगे, E1 माइनस I R1 प्लस V2 को क्या लिखेंगे, V2 का मान क्या था, E2 माइनस I R2। V3 का मान क्या है, E3 माइनस I R3 एंड प्लस Vn का मान क्या है, En माइनस I Rn। इधर E इक्विवेलेंट चल रहा है माइनस I R इक्विवेलेंट चल रहा है इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं कि इन सब में जो विद्युत वाहक बल वाले हैं उनको एक साथ लिखेंगे और I और R वाले जो है उनको एक साथ लिखेंगे। तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा अब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En, ये मैंने लिखा। फिर इसमें माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस I कॉमन आ रहा है इनमें, इन सब में I कॉमन है तो लिखेंगे I, फिर ब्रैकेट में लिख दें R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम यहाँ पर इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर करवाते हैं, तुलना से, दोनों तरफ तुलना करवाएं, ठीक है। तो दोनों तरफ तुलना करवाने से लिखेंगे, दोनों तरफ तुलना करवाने से, तुलना करवाने से अगर हम दोनों तरफ तुलना करवाते हैं तो बच्चों E इक्विवेलेंट की जगह देखिए क्या लिखा हुआ है वास्तव में, E1 प्लस E2 प्लस E3 से लेकर En। फिर देखो माइनस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आ रहा है, फिर यहाँ क्या है I, यहाँ पर भी I है। इसका मतलब R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखा हुआ है, R1 प्लस R2 प्लस R3 से लेकर Rn। तो मुझे तुलना करवाने से तुल्य विद्युत वाहक बल मिलेगा, तुल्य विद्युत वाहक बल क्या मिलेगा, तुल्य विद्युत वाहक बल मिलेगा। और वो क्या होगा, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ से तुल्य विद्युत वाहक बल प्राप्त हो गया। मात्रक इसका अपन जानते हैं क्या होता है, वोल्ट। इसी तरीके से तुल्य आंतरिक प्रतिरोध मिलेगा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और वो क्या होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ये हमें तुल्य आंतरिक प्रतिरोध प्राप्त होगा, ठीक है, ओम। ये आपको लिख देना है। अब आप इसके लिए
यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट आप इसके लिए लिख सकते हो कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में तो हम जानते ही हैं, पहले हमने संयोजन पढ़ा हुआ है। श्रेणी क्रम संयोजन में ये सीधे रूप से इसी तरीके का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको लिखना चाहिए अब क्या, कॉन्क्लूजन, इसका निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर कुछ विशेष बातें जानेंगे इसके लिए। ठीक है, विशेष टर्म जानेंगे सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं विशेष पॉइंट पर। विशेष बिंदु बोल सकते हो, महत्वपूर्ण बिंदु आप यहाँ पर कह सकते हो। आप लिख लीजिएगा महत्वपूर्ण बिंदु सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है, उसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु। पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा इसका, कि यदि सभी सेल आदर्श सेल हो। देखो, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यदि सभी सेल आदर्श सेल हो। आदर्श सेल का मतलब क्या है, अर्थात सभी सेल का विद्युत वाहक बल समान होगा। E1 इक्वल टू E2 होगा, E3 होगा, En भी होगा, और ये सब मान लो केवल E के बराबर है। ठीक है, और इसी तरीके से R1 इक्वल होगा R2 के, R3 के, Rn भी इक्वल होगा, और मान लो ये सब R के इक्वल है। क्लियर यहाँ तक? ऐसा करने से इनका श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, अतः तुल्य विद्युत वाहक बल, अतः श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल, ये आप अपने नीट जेई मेन इन सब के लिए आप इनको इम्पोर्टेंट समझ सकते हो। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट्स करवा रहा हूँ। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट लिखते हैं हम, और क्या लिखते थे, E1 प्लस E2 N तक लिखते हैं। तो अगर 2 हो तो 2E, 3 हो तो 3E, 4 हो तो 4E, N हो तो NE। तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या लिखा जाना चाहिए यहाँ पर, NE यहाँ लिखा जाना चाहिए। ये बन जाता है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल। जब सभी सेल आदर्श सेल हो
मतलब सबके विद्युत वाहक बल समान हो, आंतरिक प्रतिरोध समान हो, तो आंतरिक प्रतिरोध तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट यहाँ पर ये भी क्या होगा, एन आर बन जाएगा। क्लियर। जब ये टर्म्स अगर इस तरीके से हो रहा है तो हम इस श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बारे में भी हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित होने वाली तुल्य विद्युत धारा। श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा, और ये कुल विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी वो क्या होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। I इक्वल टू क्या होनी चाहिए अब, है ना, E इक्विवेलेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में जब सेल पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था कि संयोजन पढ़ेंगे तब हम क्या लिखते हैं, I इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट बच्चों क्या है, देखो आप इस सूत्र का अगर आइडेंटिकल मतलब जब आदर्श सेल नहीं है तब आप इस सूत्र का आप उपयोग करिए। अगर सेल आदर्श सेल है तब इक्विवेलेंट एनी और आर इक्विवेलेंट एन आर का आप उपयोग करो, तब आप ये मान यहाँ पर लिखोगे, तब ये मान क्या प्राप्त होगा, आई इक्वल टू एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन आर, ये प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैं आपको इसमें और बहुत ही अच्छा पॉइंट समझाने वाला हूँ। श्रेणी क्रम संयोजन में तो मैंने जैसे अभी आपने देखा होगा कि ऊपर किस तरीके से ये सभी सेल क्रमबद्ध तरीके से जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चन ये पुटअप होना चाहिए नीट जेईई मेन के लेवल के लिए कि सर ये सेल अभी, चलो यहाँ आप सब सेल का धनात्मक टर्मिनल इधर ले रहे हो, सबको इधर ले रहे हो, लेकिन मान लो कोई सेल को आपने गलती से ऐसे जोड़ दिया हो कि ये ऋणात्मक टर्मिनल यहाँ पर आ जाए और धनात्मक टर्मिनल इधर चला जाए, तब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर समझाता हूँ आगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मान लो कि यदि कुछ सेल को विपरीत क्रम में जोड़ दिया जाए, विपरीत क्रम में, ये बेटा ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है आरबीसी बोर्ड के, ये मैं बोल रहा हूँ नीट और जेईई मेन के सिलेबस में है। यदि कुछ सेल विपरीत क्रम में जोड़ दिया जाए, फिर भी आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। आप बीएससी एमएससी करोगे वहाँ पर इनका अच्छा इनका उपयोग हो सकता है। यदि कुछ सेल विपरीत क्रम में जोड़ दिए जाए, मैं 2 सेल का एग्जाम्पल या 3 सेल का एग्जाम्पल लेकर एक बार इसको समझाऊंगा और अपन एक इसका यहाँ पर एक सूत्र प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, एक सेल ऐसे जुड़ा हुआ है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है R, विद्युत वाहक बल E है। दूसरा सेल भी इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसका विद्युत वाहक बल है E और आंतरिक प्रतिरोध है R। एक तीसरा सेल और जोड़ा गया, लेकिन इसको इस तरीके से जोड़ दिया और इसका विद्युत वाहक बल है E और आंतरिक प्रतिरोध है R, और वही यहाँ पर लोड प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ा गया। मान लीजिए
अगर आप इसके लिए उसी तरीके से कोई इक्वेशन लिखना चाहोगे टर्मिनल वोल्टाओ के लिए, तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे इक्विवेलेंट के बारे में लिखोगे, इक्विवेलेंट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। इधर क्या होगा, आप लिखो जो एक क्रम में जुड़े हुए आप उनको प्लस के रूप में लिख दो, जो विपरीत क्रम में जुड़ा हुआ है उसको आप माइनस के रूप में लिख दो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ई प्लस ई माइनस ई, माइनस आई, बाकी प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आर प्लस आर प्लस आर, इस तरीके से ही हो जाएगा। तो ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया बताओ, ये ई और ये ई कैंसिल, तीन जुड़े हुए थे एक विपरीत क्रम में जुड़ा, ध्यान रखना, तीन जुड़े हुए थे एक विपरीत क्रम में जुड़ा, तो बचा क्या, एक, है ना। सोचना चाहिए कि दो बचना चाहिए, कोई ऐसे सोचता है सर दो बच जाएंगे, बचा कितना, एक ई, माइनस आई ब्रैकेट 3R। अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है, ध्यान रखना, अपन सूत्र प्राप्त करने वाले हैं, आप खुद यहाँ पर अभी इसका सूत्र बनाओगे, देखना। अब सोचिए, अब सोचने वाली बात यह है कि मान लो 4 सेल होते, ये 4 सेल होते और एक सेल को विपरीत क्रम में जोड़ा हुआ होता, 4 में से एक को विपरीत क्रम में जोड़ते, तो क्या करते बताओ। यहाँ पर आप क्या करते, 1 प्लस 1 फिर प्लस 1, कितने हो गए 3E माइनस लास्ट वाला, तो कितना बचा 2E। 4 सेल में अगर एक गलत जुड़ा हुआ है तो बच रहा कितना है, 2E बच रहा है। कहने का मतलब आप फाइनली एक चीज यहां पर समझ पा रहे हो कि जितने जो होते हैं ना, ठीक है, उसमें से आप 2 को माइनस कर रहे हो, कितने को माइनस कर रहे हो, 2 को। अगर एक सेल विपरीत क्रम में जुड़ा हुआ है, आप 2 को माइनस कर रहे हो। यहाँ पर 3 में 2 को माइनस किया ई, 4 में 2 को माइनस करेंगे। देखो यदि मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे ये सब बातें, है ना, ये नीट के लिए, हालांकि नीट में इनमें इनकी कोई इस तरीके से डेरिवेशन नहीं करवाते, वहाँ पर डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखवाते हैं कोचिंगों में। यहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट समझा रहा हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। मान लो यदि 4 सेल हो और एक गलत जुड़ा हो, एक कैसे जुड़ा हो, गलत जुड़ा हो या विपरीत क्रम में जुड़ा हो, गलत तो नहीं बोल सकते। तो देखो अब क्या बनेगा यहाँ पर, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ई प्लस ई माइनस ई, यही होना चाहिए ना 4 के लिए। बाकी -4 आई आर लिख दूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना बच्चा, तो यहाँ बच गया क्या, ये और ये कैंसिल, 2E बचा, -4 आई आर। 4 में एक गलत जुड़ा, बचा 2, मतलब 4 में से आपने 2 को माइनस किया। 3 में एक गलत जुड़ा था तो बचा 1, मतलब 3 में से आपने 2 को माइनस किया। अगर ऐसे ही 5 जुड़े हो, मान लो यदि 5 सेल हो तो सोचना, 5 सेल हो तो क्या हो, एक विपरीत जुड़ा हो, 5 में से एक विपरीत जुड़ा हो, तो ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, फिर से लिख के देखो एक बार इक्वेशन, ई प्लस ई प्लस ई माइनस 5 आई आर। तो ये 4 और माइनस ये 1, 5 हो गए टोटल, एक ये और ये कैंसिल, कितना बच गया 3E। आप चेक कर रहे हो कि 5 में से फिर आप वही 2 को माइनस कर रहे हो, 5 में से 2 को माइनस कर रहे हो। अगर n होते तब भी आप 2 को माइनस करोगे, ध्यान रखना। अगर n होते तो कितने को माइनस करते आप, 2 को, अगर एक विपरीत जुड़ा हुआ होता n सेल में से। लेकिन मान लो कि अपने पास में सेल जो है वो कितने जुड़े हुए हैं, मान लो अपने पास में सेल जो है वो
n सेल जुड़े हुए हैं और x गलत जुड़े हुए हैं। अब मानो x गलत जुड़े हुए हैं, x का मतलब जैसे 5, चलिए यहाँ पर इसको समझिएगा, जैसे मैं कहूँ कि 4 में से 2 गलत जोड़ देता, मैं 2 विपरीत क्रम में जोड़ देता, तो क्या होता बताओ, e प्लस ई माइनस ई माइनस ई, तो यहाँ क्या आ जाता 0। ये बात समझने वाली है। तो इसका मतलब आपने क्या किया, 4 में से 4 को ही माइनस कर दिया, मतलब 2 इंटू 2, 4 माइनस 2 कर रहे थे कि यहाँ पर क्या कर रहे थे पहले 4 माइनस 2, लेकिन 2 गलत जुड़े होते तो ये 1 था, 1 के लिए था ये, है ना, 2 इंटू 1। अब यहाँ पर माइनस 2 जुड़ गए तो 2 इंटू 2 बन गया। बात समझ में आ गई। जैसे इसकी बात करें, इसमें क्या बचेंगे चेक कर लेना। 5 में से 2 अगर गलत जुड़े होते, अगर यहाँ पर 1 गलत जुड़ा हुआ है तो मैंने क्या किया, 5 माइनस 2 इंटू 1 किया तो 3 बच गए। यहाँ पर कितने बचे 3, यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ पर कितना बचा 0, अगर 2 गलत जुड़े हुए हैं तो। यहाँ पर अगर 2 गलत जुड़े हुए होते तो मैं क्या करता, -5 माइनस 2 इंटू 2, तो कितना बचता 1। चेक कर लो, यहाँ पर अगर 2 गलत जोड़ दूँ तो कितना बच जाएगा, माइनस ये और जाएगा तो ये और ये 1 बच जाता। ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो 1 सेल ही बच रहा है। तो फाइनली सूत्र क्या बन रहा है, फाइनली सूत्र ऐसा बन रहा है भाई, सेल कितने हैं, टोटल n है, माइनस, ठीक है, 2 इंटू 2, 2 तो सब में चल रहा है तो 2 तो आएगा, और मान लो x सेल है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, n माइनस 2x, और विद्युत वाग्बल है E। ये आपको समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या आना चाहिए, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए, अतः, है ना, मैं एक बार इसको पूरा अच्छे तरीके से लिखना चाहूँगा। यदि n सेल हो तथा x सेल विपरीत क्रम में जुड़े हो, विपरीत क्रम में जुड़े हो तो इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ जैसे मैंने अभी बताया क्या लिखना चाहिए, n में से अगर 1 गलत जुड़ा हुआ है तो 2 इंटू एक्स, एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, n माइनस 2 कर रहे थे अपन पहले, ठीक है, लेकिन x जुड़े हुए हो तो n माइनस 2x इंटू ई माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो फाइनली इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, n माइनस 2x इंटू ई। ये ध्यान रखने वाली बात है। अतः प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी, अतः प्रवाहित विद्युत धारा, ये क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से जेई मेन में या नीट में, प्रवाहित विद्युत धारा वो क्या होगी, आई इक्वल, हम पहले क्या लिख रहे थे, इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट लिखते हैं, ठीक है। तो I इक्वल टू इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या होगा, n माइनस 2x इंटू ई अपॉन कैपिटल R प्लस, श्रेणी क्रम में सब सेल आदर्श सेल लो, सबके आंतरिक प्रतिरोध समान है तो NR, ये विद्युत धारा प्राप्त होगी। ये सूत्र आपको ध्यान रखने वाले बात है, ये ध्यान रखो। अब जैसे मैं अब कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ ताकि आप इनको समझ सको और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको। तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ पर। पहले तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन लिया हमने, n आदर्श सेल जुड़े हुए हैं इस तरीके से, मान लो इस तरीके से आपके पास में 4 सेल जुड़े हुए हैं, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। कहा कि मैंने इन सब का आंतरिक प्रतिरोध का मान भी मैंने दे दिया आपको 0.1 ओम, ठीक है। और मैंने कहा कि इसको एक लोड प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा गया जिसका मान है बच्चों 5 ओम, ये जोड़ दिया मैंने।
इस तरीके से। और मेरा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक तो इसका इक्विवेलेंट बताइए, पहला क्वेश्चन। मेरा दूसरा क्वेश्चन है प्रवाहित होने वाली कुल धारा बताइए। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपसे पूछा है। तो आप इक्विवेलेंट डायरेक्टली बोल सकते हो एन ही होगा जब सब सेल एक जैसे हो। एन कितना है यहाँ पर 4, तो 4 इंटू 2 इक्वल 8 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट अगर पूछता तो एन स्मॉल आर, एन 4 इंटू 0.1 तो 0.4 ओम। ठीक है, कुल विद्युत धारा पूछ रहा है, क्या लिखते हैं याद है आपको? एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन आर, ये लिखते थे। एन ई कितना है इसका 8 वोल्ट, 8 अपॉन 5 प्लस ये कितना आ गया 0.4 आ गया। कितना हो जाएगा ये 5.4, तो 8/5.4 डिवाइड कर देना, आपको विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं, अभी जो मैंने अभी गजब के कॉन्सेप्ट जो मैंने करवाया, अभी सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैंने करवाया था आपको, ठीक है, जो जेई में नीट में पूछा जा सकता है। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो बच्चों, आपको ज़्यादा मतलब ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस कर सकते हो और क्वेश्चंस ले सकते हो आप यहाँ पर। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए कमेंट कर देना, मैं आपको और क्वेश्चन दे दूंगा इन पर आधारित। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। देखिए बच्चों, अगला उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, उदाहरण नंबर 2। मैं कहूँ कि 8 सेल है, यदि 8 सेल प्रत्येक के विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यदि दो सेल विपरीत क्रम में जोड़े जाएं, तो लोड प्रतिरोध 10 ओम, 10 सही रहेगा। मैं कुछ डाटा ऐसा ले लेता हूँ ताकि तुम्हारे लिए सिंपल रहे, अपने लिए भी। ये बनेगा 8, लोड प्रतिरोध 12 ओम ले लेते हैं, या चलो 2 ओम ले लेता हूँ, सिंपल। लोड प्रतिरोध 2 ओम के सिरों पर प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, सूत्र आप डायरेक्टली आप उपयोग करो। आप पहले तो अगर इसमें आपसे तुल्य विद्युत वाहक बल पूछा जा सकता है तो तुल्य विद्युत वाहक बल निकाल लो भाई। तुल्य विद्युत वाहक बल इक्विवेलेंट इक्वल क्या होता है, n-2x इंटू ई। एन यहाँ पर क्या होते हैं, सेल कितने दिए आपको 8, गलत कितने सेल जोड़े 2। ई आपको कितना दिया, ई मैंने कितना लिखा है बच्चों 2 वोल्ट ले लेते हैं। ये बातों को ध्यान रखना है। अब चेक करो इक्विवेलेंट कितना आया। इक्विवेलेंट आएगा 8 माइनस 2 इंटू 2 तो कितना बनेगा 8 माइनस 4 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 2 8 वोल्ट। तुल्य विद्युत वाहक बल आ गया इसका
8 वोल्ट। अब बहुत ही सिंपल हो गया, धारा पूछी है, आई इक्विवेलेंट अपॉन टोटल प्रतिरोध आर प्लस एन आर स्मॉल एन आर। इक्विवेलेंट बताओ कितना है, आया इसका 8, कैपिटल आर कितना दिया था मैंने 2, प्लस एन कितना है 8, स्मॉल आर मैंने कितना दिया 1। तो आई इक्वल टू 8/2 प्लस 8 कितना हो गया 10, आंसर आ गया 0.8 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बच्चों नीट में, जेई मेन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको स्पेशली नोट कर लेना, ठीक है। आपको पूरा यहाँ पर ज्ञान में दूंगा, जितना भी जेई नीट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी लिखना कि सर हम नीट में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपना नाम भी उसमें लिखना कमेंट बॉक्स में कि ये मेरा नाम है, ताकि मुझे मालूम रहे कि ये बच्चा अपने स्कूल का ये जेई नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, ठीक है। तो मैं साथ में तुम्हारा जो सिलेबस ये करवा रहा हूँ उसी के साथ में आपको ये क्वेश्चंस भी करवाऊँगा, ये टॉपिक्स भी इनके साथ में करवाता हुआ चलूँगा, ठीक है। अब अपन कल पढ़ेंगे आगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन, उसमें भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है। फिर अपन मिश्रित संयोजन में चलेंगे। मिश्रित संयोजन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये वाला टॉपिक भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन हमने करा, बहुत आसान था, देखा आप लोगों ने, और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी अच्छा क्लियर हो गया होगा इससे। अब कैसा भी कोई न्यूमेरिकल आ जाए आप कर सकते हो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, फिर समांतर क्रम संयोजन के लिए लेंगे, फिर उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखो तुम्हारे बुक में न्यूमेरिकल भी नहीं दिए हुए हैं सेल के, लेकिन हम करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर अपन मिश्रित संयोजन लेंगे। मिश्रित संयोजन में भी आप देखोगे कुछ कभी बार सेलों की संख्या पूछ लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। विद्युत धारा पूछ लेते हैं, क्षय होने वाली विद्युत शक्ति पूछ लेते हैं, यहाँ से लोड प्रतिरोध पर होने वाली विद्युत शक्ति का मान पूछा जा सकता था। देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता था, शक्ति भी यहाँ से पूछी जा सकती थी कि भाई कितनी शक्ति क्षय होगी, तो बस P इक्वल टू क्या करना था, I² इंटू R। देखो I का मान आ गया अपने पास में 0.8 का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R कितना था 2 ओम। इसको आपको सोल्व कर लेना है, इससे हमें शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे कहीं पर भी कुछ भी मान यहाँ से पूछा जा सकता है, शक्ति पूछी जा सकती है, कार्य पूछा जा सकता है, कोई भी मान यहाँ पर आपसे पूछा जाए आप आसानी से इनको हल कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया बच्चों, सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को, आप अपने फेसबुक आईडी पर शेयर करो, इस लिंक को शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि और बच्चों तक पहुँचे और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊं, ठीक है। लाइक करिए, कमेंट करना ज़रूर कि समझ में आ रहा है कि नहीं, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, कोई क्वालिटी में अगर कोई कमी है, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है ना, साउंड में, आवाज़ में अगर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है ना, स्पीड में अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ या धीरे ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको लगे तो उन चीज़ों को आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।